गंदी शक्ल उठा के मैं आपके सामने फिर से आया हूँ शारीरोपक्रमणीय शारीर पढ़ाने। मैं पहले भी ये चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के साथ फिर से एक और बार पढ़ेंगे अच्छी तरह से। मतलब जैसे कि मतलब आपको अगर कोई कंसेप्ट वीक रहा होगा, उसमें भी मतलब कैसे डाले था मैंने कि कोई वीडियोस वगैरह तोड़ तोड़ के डाले थे, तो इसमें जो है ये पूरा रहेगा और मेरे फेस के साथ रहेगा, इसलिए आपको ज़्यादा यहाँ पर समझेगा, आई होप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मार्किंग देखिए, शारीरोपक्रमणीय शारीर और परिभाषा, ये जो 2 चैप्टर है आपके, ये पहला वाला है जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, और ये परिभाषा शारीर यानी दूसरा चैप्टर और पहला चैप्टर, ये दोनों को मिला के 10 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 10 मार्क टोटल। अभी इसमें ऐसा नहीं है कि LAQ आएगा 10 मार्क बोला तो, LAQ बिल्कुल भी नहीं है इसमें। NCSM ने अपने ब्लूप्रिंट में ये मेंशन किया है, MCQ या फिर SAQ, ये 2 ही टाइप क्वेश्चन के इसमें से आ सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इससे SAQ आ जाए या फिर इससे SAQ आ जाए, दोनों में से एक का SAQ और MCQ दोनों के मिला के। ठीक है, तो ऐसा कुछ वेटेज वाला पार्ट नहीं है, ये दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। और शायद से परिभाषा भी इसी के बाद तुरंत अपलोड कर दूंगा मैं, कल परसों में। ठीक है, अपलोड हुआ होगा, चाहे अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। शारीरोपक्रमणीय शारीर। सबसे पहले शरीर मतलब पता है ना आपको, शरीर अपना शरीर, उपक्रमणीय शारीर मतलब शरीर के बारे में सब कुछ जो चैप्टर बता रहा है। रचना शरीर का पहला चैप्टर है, तो शरीर के बारे में सबसे पहले पहचान करा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं शरीर, शारीर नहीं शरीर, शारीर भी आएगा, शारीर अलग है शरीर अलग है। देखिए, शीर्यते तत्शरीरम, अभी यहाँ पे आपको ये जो 3 है, इस 3 में से कोई भी 2, मुझे तो लगता है कि पहले ही 2 आप याद करोगे, कोई भी 2 याद कर लेना, तीनों करेंगे बेस्ट। ठीक है, सबसे पहला है शीर्यते तत्शरीरम। इसका मतलब क्या है, जिसका क्षरण होता है हमेशा, शीर्यमान जो है या फिर जिसका क्षय चालू रहता है मेटाबॉलिज्म में, जिसका कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ये 2 रहते हैं ना, तो कैटाबॉलिज्म मतलब क्या, शरण। ठीक है, शीर्यते। ठीक है, तो जिसका कैटाबॉलिज्म होता है यानी मेटाबॉलिज्म ओवरऑल कहना है इनका, तो जिसका कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म होता है तो उसको कहते हैं शरीर। शीर्यते तत्शरीरम हो गया। फिर प्रतिक्षणम शीर्यमाणम इति शरीरम, ये सब एक ही है। प्रतिक्षणम मतलब हर एक क्षण को जो शीर्यमान रहता है उसको शरीर कहता है। ये कैसा है ना, अलग अलग जो हमारे आचार्य है उन्होंने दिया है, इसलिए ये थोड़ा वेरी करते हैं ऐसे, बाकी मीनिंग तो एकदम सिंपल एक ही है। शीर्यते प्रतिक्षणम उपचीयते इति शरीरम, वही कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म। ठीक है, हाँ, तो व्याख्या क्या है इसकी। अभी यहाँ पर जो हमने देखा ना, ये ही शरीर की उत्पत्ति या फिर निरुक्ति बोल सकते हो। निरुक्ति यानी क्या है, उसका अर्थ क्या है। व्याख्या का भी मतलब वही होता है, लेकिन निरुक्ति यानी कहाँ से ये शब्द आया है। जैसे कि आप देख सकते हो, शीर्यते शब्द से शरीर शब्द आया है। ठीक है, इस व्याख्या का मतलब इस निरुक्ति का एक और अर्थ ये भी हो सकता है कि शीर्यते इस धातु से शरीर ये शब्द आया है। व्याख्या का मतलब इसका अर्थ, तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम समयोगवाही चरक शारीर स्थान 6 और 4, छठा अध्याय 4था श्लोक। ठीक है, इसका मतलब तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम, तोड़ के समझेंगे। ठीक है, तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम मतलब शरीर इसको कहते हैं, किसको कहते हैं, इसको कहते हैं कि जिसमें चेतना का जो अधिष्ठान है। चेतना मतलब आत्मा का जो अधिष्ठान है। फिर भूतम पंचमहाभूत विकार, पंचमहाभूत जिसके अंदर वास करते हैं, विकार षड विकार। ठीक है, षड विकार जिसके अंदर रहते हैं, समुदायात्मकम मतलब इन सब का समूह, इन्हीं को मतलब समयोपवाही यानी इन सबको मिला के ही हम मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेशन चलता है हमारे अंदर, उसको हम शरीर कहते हैं। ये बेसिक व्याख्या है इसकी। फिर अभी यहाँ पर मराठी लिखा है, फिर से आपको पता होगा अगर पहले वाली वीडियोस देखे हैं तो। मैं पूरा अर्थ समझा रहा हूँ और मराठी का है, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट।
ठीक है। तो आत्मा का अधिष्ठान है और पंचमहाभूत और विकार, उनके विकार मतलब षड विकार कौन सा है हमारे, काम क्रोध लोभ मद मत्सर और दंभ, ऐसा कुछ है ना। तो वो फिर इन सबको मिला के और पंचमहाभूत मिला के और आत्मा का अधिष्ठान मतलब आत्मा का अधिष्ठान को शरीर कहते हैं। सेम समयोग वाही का यहाँ पर अर्थ दिया है जो यहाँ पर मेंशन आया था, 3 दोष, सप्त धातु और 3 मन। समयोग वाही का ये अर्थ होता है और समुदायात्मकम, इनका सबका संयोग जब होगा ना तभी ये जो सिस्टम है बनी है पूरी एकदम कोऑर्डिनेशन के साथ अच्छे तरीके से वर्क कर पाएगी। ठीक है। तो समयोगवाही का अर्थ भी आपको पूछ सकते हैं, सम मात्रा में समयोगवाही। हाँ, तो सम मात्रा में 3 दोष, सप्त धातु और 3 मल होने चाहिए। आगे है आपका, ये बहुत लोगों को याद भी होगा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक है ये, आपको बाद में भी काम आएगा गर्भ शरीर में। तो शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्मा प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इत्युच्यते। अभी यहाँ से आपको पता चलता है कि शुक्र और शोणित, शोणित मतलब ओवम और शुक्र मतलब स्पर्म, यहाँ पर ऐसा ही अर्थ है। तो गर्भाशय में जब, गर्भाशय के स्थान में जब आत्मा प्रकृति और विकार इन सब में मतलब जब कोऑर्डिनेशन होता है या फिर ये सब एकत्रित आ जाते हैं तब समूर्छितम गर्भ इत्युच्यते, गर्भ बना, तब जाके गर्भ बनता है। अभी तम चेतनावस्थितम, अभी उस चेतना की अवस्था में वायुर्विभजति, कौन कौन क्या क्या काम करते हैं मतलब पंच महाभूतों का यहाँ पर बेसिकली हमारे गर्भ शरीर पर या फिर हमारे गर्भ पर क्या फंक्शन होता है ये यहाँ पर दिया है कि वायुर्विभजति तेज एन पचति आपः क्लेदयन्ति पृथ्वी सहनन्ति आकाशं विवर्धयति एवं विवर्धयत स यदा हस्तपादजिह्वाघ्राण कर्णनितंबादिभिः रंगैरूपैः सदा शरीरम इति संज्ञां लभते। तो ये सुश्रुत शारीर स्थान का 5वां अध्याय का 3रा श्लोक है। बेसिक आप अगर यहाँ पर समझ के लेंगे तो आपको गर्भ शरीर में बिल्कुल भी अड़चन नहीं होगी। गर्भ शरीर में सेम टू सेम श्लोक है और याद करना पड़ेगा मतलब करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर स्पेशल टॉपिक है क्या कि पंच महाभूत और गर्भ, इनका क्या तालमेल है, इनका क्या संयोग है, या फिर पंच महाभूत किस तरह से गर्भ के अंदर चेंजेस करते हैं, ये आया है। ठीक है, आप देखना चाहे तो आपके बुक में। तो ये जो श्लोक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे, एक मिनट और एक बार देखिए, शुक्र शोणितम, शुक्र और शोणित गर्भाशयस्थ, गर्भाशय के स्थान पर अभी कौन कौन शुक्र शोणित मिल गए। ठीक है, शुक्र शोणित भी मिल गए हैं गर्भाशय में। कहाँ पे ये सब मिलन हो रहा है, गर्भाशय में, सब मिलन गर्भाशय में हो रहा है। तो ये गर्भाशय है शुक्र शोणित। ठीक है, शुक्र शोणित। फिर आत्मा प्रकृति विकार ये सब भी आ गए। समूर्छितम गर्भ इत्युच्यते, अभी गर्भ निर्माण हो गया। अभी इसमें ये जो गर्भ बना है, गर्भाशय में जो गर्भ बना है उसमें तम चेतनावस्थितम, इस गर्भ में वायुर्विभजति, वायु विभाजन का काम करता है। जैसे कि मेरी ये हाथ है मेरा, इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, उंगलियां, ठीक है, ऐसा कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये वायु ने विभाजन किया है इसका। अगर ये जॉइंट होता तो क्या होता, पूरा ऐसा गोला बन जाता ना, गोला सब जगह से ऐसे सिकुड़ जाता। तो वायु विभजति यानी वायु डिवीजन का काम करता है। ठीक है, फिर तेज एन पचति, जहाँ जहाँ पर अभी अतिरिक्त कुछ ये होगा या फिर अभी अकेला वायु तो ये नहीं कर सकता ना, यहाँ पर कोई सेल्स वगैरह होंगे मान लो, तो उन सेल को फाड़ने का काम वायु और पित्त भी करता है। पित्त बोल रहा हूँ, तेज। हाँ, तो इन दोनों की वजह से यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, छेदन का काम हो रहा है या फिर काटने का काम हो रहा है। ठीक है, तो तेज एन पचति, जहाँ जहाँ पचाना है ना वहाँ पर। और इसका अर्थ ये भी है कि हमारे गर्भाशय को पोषण देने के लिए तेज एन पचति, जो पोषण आया हुआ होता है माता के मतलब प्लेसेंटा से, तो वो सब एब्जॉर्ब भी होना चाहिए। तो उसके लिए अच्छा खासा मतलब अग्नि होना चाहिए। अग्नि मतलब वो पेट में नहीं आता है, वो एब्जॉर्ब फॉर्म में भी होता है, लेकिन उसमें भी
मतलब सेलुलर एब्जॉर्प्शन वगैरह भी करना पड़ता है, तो इसके लिए हमें अग्नि बहुत ज़्यादा सहायता करता है। तो आपः क्लेदयंती, अभी आपः मतलब जल, तो जल क्लेद युक्त होता है, तो क्लेदयंती, ठीक है, क्लेद का काम, जहाँ पर भी सूखा है, जहाँ पर भी पोषण नहीं जा रहा है, तो वहाँ पर क्लेद घुस जाता है या फिर जल घुस जाता है, तो वहाँ पर क्लेदन का कर्म करता है। पृथ्वी सहनंती, दृढ़ता लाती है पृथ्वी। हाँ, फिर आकाशम विवर्धयति, सेम, एवं विवर्धयति स यदा हस्त पाद जिह्वा घ्राण कर्ण नितंब। अभी ये एक एक इसके दिए है, हस्त पाद जिह्वा घ्राण कर्ण नितंब आदि भी। रंग, अभी ये सारे हुए हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, इन्होंने बता दिए। फिर नितंब, नितंब यानी हिप जॉइंट या फिर हिप बोन, या फिर हिप की जगह। रंग रूप स्तदा शरीरम इति संज्ञा लभते। समझ में आया क्या? ये एकदम सिंपल है। ये निचली लाइन तो आपको यूं याद हो जाएगी, मतलब पूरे ऐसे एक एक ऑर्गन करके फॉर्म होता है, उसी को हम शरीर कहते हैं। ये इसका सिंपल सा मीनिंग है। फिर सुश्रुत शारीर स्थान में, सुश्रुत के शारीर स्थान में 5वां अध्याय और 3रा श्लोक है ये, ठीक है। अब देखते हैं हम शारीर क्या होता है, ये सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं शारीर क्या होता है। शरीर का जो भी अभ्यास होता है उसको कहते हैं शारीर। जो भी अभ्यास हो, जैसे कि आपके सब्जेक्ट है रचना शारीर, क्रिया शारीर, मतलब शारीर मतलब शरीर का ही अभ्यास है, लेकिन कैसा? क्रिया, शरीर की क्रियाओं का अभ्यास यानी क्रिया शारीर। शरीर के रचनाओं का अभ्यास यानी रचना शारीर, ठीक है। तो ये ऐसा बेसिक सा होता है। अभी व्याख्या इसकी जानेंगे। शरीर की और शारीर की व्याख्या बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। शरीरम अधिकृत्यम कृतो ग्रंथ शारीरम, यहाँ पर शारीरम है, यहाँ पर शरीरम है, ठीक है। यहाँ पर भी शरीरम है क्योंकि शरीरम का बता रहे हैं ना, तो शरीरम अधिकृत्य कृतम तंत्रम शरीरम शारीरम। तो यहाँ पर कृतो ग्रंथ है, यहाँ पर कृतम तंत्र है। ये दोनों अलग अलग डेफिनेशन दिए हैं, लेकिन मीनिंग सेम ही है। जो ग्रंथ या फिर जो तंत्र शरीर के बारे में हमें ज्ञात कराता है उसको हम शारीर कहेंगे, या फिर उस अभ्यास को हम शारीर कहेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन 2022 की बैच को, यानी उनकी एग्जाम हुई होगी 2024 में, उनको आया हुआ क्वेश्चन है शारीरम ज्ञान प्रयोजन, शरीर का ज्ञान प्रयोजन। रचना ज्ञात होने के सिवाय क्रिया हमें समझ में नहीं आती। तो जब शरीर की रचना या फिर हमें जब तक कोई मसल का, या फिर मान सकते हैं कि हमें स्टमक का स्ट्रक्चर ही हमें पता नहीं है कि उसमें कौन से स्ट्रक्चर, मतलब कौन से सेल्स अवेलेबल है, या फिर लंग्स का ले लो, या फिर कोई भी चीज़ का, ऐसे कोई भी सिस्टम का, लंग्स का भी अगर ले लिया तो वहाँ पर अल्वियोला है वगैरह, हमें पता होना चाहिए पहले, तभी ना हमें समझ में आएगा कि क्रिया कैसे करता है। रचना पहले जान लो तभी ना क्रिया कर, मतलब कैसा होता है कि किसी भी अगर लेबर को आपने बुलाया तो वो पहले देखेगा हमारा जो भी काम है, मतलब मान लो कि कोई दीवार खड़ी करनी है तो कैसी खड़ी करनी है, वहाँ की जगह देखेगा ना, रचना देखेगा, फिर अपना काम शुरू करेगा। पहले रचना देखेगा फिर क्रिया करेगा। सेम ऐसे ही शरीर का भी, पहले रचना जान लीजिए फिर उसका क्रिया ज्ञात होगा। रचना और क्रिया, प्राकृत रचना और प्राकृत क्रिया जब तक पता ही नहीं होगी तब तक हमें विकृति कैसे समझ में आ सकती है? सिंपल सी बात है। सांस, नॉर्मल सांस कितनी होती है ये जब तक नहीं पता होगा तब तक हम एबनॉर्मल बता सकते हैं क्या? अगर लेमैन को कोई भी पूछा हमने, जिसको पता ही नहीं है इसका जितने मतलब सांसें होती है 12 से 16 होती है ना पर मिनट, तो लेमैन को पता नहीं है, उसको हम कह देंगे कि यार 1 मिनट में ना 5-6 सांसें लेनी चाहिए, और अगर ज़्यादा हुई तो ये हानिकारक हो सकता है, वो तो मान लेगा, और उसकी ज़्यादा भी आएगी तो वो डर जाएगा। मतलब विकृति समझ में आई क्या उसको? नहीं, क्योंकि उसको प्रकृति पता नहीं है, जो रियल है या फिर नॉर्मल है वो ही नहीं पता है, तो फिर एबनॉर्मल जान ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये प्रयोजन आपको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखना है। ये 5 मार्क का क्वेश्चन आया था, ऐसे क्यों? ठीक है, चेक करना पेपर में अगर झूठ बोल रहा हूँ तो।
सो नेक्स्ट है शल्य कर्म या फिर शालक्य कर्म। इनके लिए यथोच्च ज्ञान होना आवश्यक है। तो शल्य कर्म यानी ऑपरेटिव, जितने भी हमारे सर्जिकल मतलब सर्जिकल बोल रहा, सर्जरीज वगैरह होते हैं वो, और शालक यानी ईएनटी, ठीक है। इनके लिए यथोच्च ज्ञान, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट होता है ना, सर्जरी अगर कर रहा है या फिर ईएनटी का कोई भी काम, मतलब सेंसरी ऑर्गन्स है यार, बहुत ढंग से करना पड़ेगा, तो वो सब। फिर शरीर को चिकित्सा द्वार भी कहा गया है, शरीर को ही, हमारे शरीर को चिकित्सा द्वार कहा है, ठीक है, क्योंकि चिकित्सा हम शरीर से ही कर पाते हैं ना। नेक्स्ट है शरीर शास्त्र विभाग। अभी शरीर शास्त्र विभाग यानी शरीर का कितने विभागों में इसका मतलब डिवीजन किया है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और व्यवहार शरीर। सूक्ष्म शरीर मतलब प्रत्यक्ष निरीक्षण हम नहीं कर सकते, सूक्ष्म होता है ना, तो सूक्ष्म शरीर मतलब हम प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं कर सकते। जैसे कि इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा हमें, सूक्ष्मदर्शक यंत्र लगेगा, या फिर नहीं करते सोनोग्राफी, या फिर मतलब ऐसे डिवाइसेस लगेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया है सूक्ष्मदर्शक यंत्र। फिर आप्तवचन, आप्तवचन भी यही है। आप्तवचन मतलब बेसिकली आपने इसमें पढ़ा होगा पदार्थ विज्ञान में। आप्तवचन यानी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका कहकर, क्योंकि अभी देखिए सूक्ष्मदर्शक यंत्र सभी के पास तो नहीं होता है। आप बोलते हो कि गर्भ निर्माण होता है, शुक्र शोणित के संयोग से गर्भ निर्माण होता है। आपने देखा है गर्भ निर्माण होते हुए? नहीं, कभी नहीं देखा है। तो हम किससे, मतलब ये किसी ने बताया है हमें, किताबों में हमने पढ़ा है, इसीलिए ये हुआ आप्तवचन। आप्तवचन से हमें ये पता चला, ठीक है। फिर उदाहरण दिया है गर्भ शरीर हुआ, अभिनिवृत्ति शरीर, ठीक है। फिर है स्थूल शरीर का। स्थूल शरीर यानी जो हम देख सकते हैं सामने, ठीक है। जैसे कि मैं दिख रहा हूँ आपको, आप दिख रहा है मुझे, नहीं दिख रहा है, ठीक है। वैसे तो प्रत्यक्ष निरीक्षण जिसका हम कर सकते हैं उसको हम स्थूल शरीर कहेंगे। अंग प्रत्यंग, जैसे कि मेरी उंगलियां देख रहा हूँ मैं, ऐसे। संख्या शरीर, संख्या शरीर मतलब बेसिकली जो भी हमारे बॉडी के जितने भी संख्या होते हैं, जैसे कि उंगलियां हमें कितनी रहती है, 20 रहती है, पैर की भी गिनो ना, ठीक है। तो फिर अभी इनका जो है व्यवहार शरीर का, व्यवहार शरीर मतलब विषयों का रोग का निदान। व्यवहार शरीर मतलब चिकित्सीय दृष्टिकोण। चिकित्सीय दृष्टिकोण मतलब किस तरह से हम, अभी जैसे कि अग्नि होता है, तो अग्नि हम देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते, लेकिन फिर भी पचाने का कार्य है, सब उसके कार्य है सारे। कितने प्रकार के अग्नि रहते हैं? 13 प्रकार के। तो 13 के 13 अग्नि जब ठीक से काम कर रहे हैं तभी हमारा शरीर तंदुरुस्त है, ठीक है। तो उस तरह से हम इसको मर्म शरीर हो गया, यहाँ पर दिया भी है। तो रोग निदान हो गया। रोग निदान मतलब रोगों का निदान या फिर डिसीज डायग्नोसिस करना, उसके लिए हम जो जो चीज़ें करते हैं वो सब इसमें आएगी व्यवहार शरीर में। फिर चिकित्सा करने की दृष्टि से उदाहरण है मर्म शरीर, स्त्रोतस है, दोष धातु, मल है। इन सब को हम देख नहीं पाते लेकिन ये होते तो है, ठीक है। इसको कहते हैं व्यवहार शरीर, ओके। षडंगत्वम है। षडंगत्वम पर क्वेश्चन आया है हमारी बैच को। तच्च षडंगम शाखाश्च तस्र मध्यम पंचमम षष्ठ शीर इति। षडंगत्वम मतलब क्या? षड अंगत्वम, षड अंग मतलब 6 अंग, ठीक है, हमारे बॉडी पार्ट्स मतलब। षडंगम शाखाश्च तस्र मध्यम पंचमम षष्ठ शीर इति। शाखाश्च तस्र मतलब शाखा हमारे कितने रहते हैं? 4 रहते हैं, 2 हाथ और 2 पैर, तो शाखाश्च तस्र। मध्यम पंचमम, ये जो कोष्ठ है हमारा, ये पंचम हिस्सा है, और षष्ठ शीर इति, षष्ठ शीर इति, ठीक है, समझ लिया। ये हुआ षडंगत्वम हमारे शरीर का। तो ये भी श्लोक है हमारा सुश्रुत शारीर स्थान, और 5वां अध्याय और 3रा। तो सुश्रुत का शारीर स्थान बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया है। देखिए यहाँ पर आया है 4 शाखा रहता है, मध्य कंठादि कुदतक और शीर। चरक के मत से, यानी चरक क्या कहेंगे इस पे, ये बोलते हैं कि शीर और ग्रीवा, ग्रीवा यानी हमारी गर्दन मिला के उत्तमांग होता है। याद रखिए ये एमसीक्यू वाला है। उत्तमांग जब भी आए चरक के अनुसार उत्तमांग कौन से हैं बोल सकते हैं? कोष्ठ और शाखा,
शाखा और ग्रीवा, शीर और गूद, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि शीर और ग्रीवा, शीर और ग्रीवा यानी शीर और गर्दन को उत्तम अंग कहा है। ओके, नेक्स्ट अंग प्रत्यंग विभाग। अंग प्रत्यंग विभाग में व्याख्या आते हैं, अवयवम अवयवम इति यो अवयवः ततः प्रत्यंगम उच्यते। ओके, इनका कहने का अर्थ है कि अवयवम अवयवम, अंग प्रत्यंग है ना, तो अंग के भी प्रत्यंग, मतलब कि ये मेरी उंगली है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी उंगली है, और यहाँ पे ये पर्व है, उंगली पर्व है। ओके, ये एक एक जो दिख रहा है आपको, ये उंगली पर्व है, ये हाथ है, ये उंगली है, इनके तो अवयवम अवयवम, यो इति अवयवः। ओके, समझ में आया? ठीक है, तो अंग प्रत्यंग ऐसा है, अवयवम अवयवम इति यो अवयवः ततः प्रत्यंगम उच्यते, उसी को हम प्रत्यंग कहते हैं, अवयवों के भी अवयव को प्रत्यंग कहते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यंग प्रकार। सुश्रुतोक्त बाह्य प्रत्यंग है और अभ्यंतर प्रत्यंग है। तो सुश्रुतोक्त हमें ज़्यादातर याद रखना है क्योंकि ये एनाटॉमी है। एनाटॉमी में हमेशा सुश्रुत को ही इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि एनाटॉमी पूरा का पूरा हमारा बेस्ड है सुश्रुत संहिता पर। चरक भी है नो डाउट, लेकिन फिर भी चरक कहाँ कहाँ आता है, चिकित्सीय शास्त्र जो है वहाँ पर चरक आता है। वहाँ पर अभी जैसे कि काय चिकित्सा, पूरा चरक, सुश्रुत भी आता है लेकिन चरक, मैक्स चरक, ये सब है। फिर शालक्य हुआ, ऑपरेटिव जितना है शालक्य बोलते, फिर शल्य हुआ, वो सब सुश्रुत, पहले सुश्रुत। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा ये ज्ञान आपको होना चाहिए। बाह्य प्रत्यंग, बाह्य मतलब जो दिख रहा है, अभ्यंतर यानी अंदर के। ठीक है, सेम मतलब क्या, इसमें कोई बताने वाला नहीं है। हमारे हिंदी लैंग्वेज जो है कॉमन सी, उसी में हमें पता चलता है। तो सुश्रुतोक्त याद रखिए। देखिए, बाह्य प्रत्यंग में मस्तक आता है, मस्तक हमें दिखता है, उदर है, पृष्ठ है, उदर यानी पता है ना पेट होता है, पृष्ठ यानी पीठ होती है, नाभि, ललाट, ललाट यानी भी कपाल हमारा, नासा, चिबुक, चिबुक यानी बस्ती, ग्रीवा, यहाँ पर ग्रीवा कीजिए। ठीक है, ग्रीवा, ये सब एक एक है। अब यहाँ पर भी ये मतलब थोड़ा सा और ज़रा मतलब अच्छे से ये किया है कि कौन से एक है और कौन से दो है। तो मतलब आप इतना लिखोगे नहीं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी अगर याद करने के लिए क्या है, अभी आंखें तो दो होती है वो दिख रही है, हमारे कान दो होते हैं वो दिख रहे हैं, तो वो बस थोड़ा सा डिवाइड कीजिए उसमें भी। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा और आंसर दिखेगा। देखिए, सुश्रुतोक्त में बाह्य प्रत्यंग है, फिर ये जो है ना, ये वाले, ये हर मतलब ये पूरे के पूरे ये एक एक है हमें। ठीक है, ये एक एक है। ओके, लेकिन अभी यहाँ पर आते हैं, ये दो दो है बोल रहे हैं, ये देखिए दो दो है, हर एक दो दो है। कर्ण हुए हमारे, आंखें हुए, भुवया यानी इसको क्या बोलते हैं आप, इसको क्या बोलते हैं आप देख लेना। तो ये बेसिकली आईब्रोज वगैरह, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। शंख प्रदेश यानी ये वाला प्रदेश, शंख प्रदेश। ठीक है, शंख मर्म जहाँ पर होता है हमें देखने के लिए मिलेगा आगे। अंश, गंड, कक्ष, स्तन। अंश मतलब स्कैपुला, गंड यानी गले के ऐसे साइड से, फिर कक्ष, कक्ष हुआ, स्तन हुआ, वंशन हुआ, वृषण, पार्श्व, स्पीक, जानु, कुरपर, बाहु, उरु। तो ये हर पार्ट जो है हमारे यहाँ पर दो दो विभाजित किए हैं। अभी जैसे कि हमें पता है अभी दो पैर है हमें, तो पैर के पैर नहीं लिखने हैं हमें, पहले ही यहाँ पर आया है ना प्रत्यंग, तो प्रत्यंग लिखने हैं हमें, यानी पैर का भी उरु, समझ रहे हैं ना। तो उरु हुआ, बाहु हुआ, ये बाहु, फिर कुरपर दो है हमें। ठीक है, ये ऐसे ऐसे, नहीं तो आप लिख दोगे कि हाथ दो होते तो हाथ, हस्त वगैरह, तो ये सब नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर प्रत्यंग लिखने हैं। ओके, देखिए अभी यहाँ पे हाथ और पैर के मतलब हाथ के 10 और पैर के 10 मिलके 20 अंगुली होते हैं। ओके, सिंपल है ये तो। फिर अभ्यंतर प्रत्यंग मतलब जो अंदर की तरफ होते हैं। ओके, त्वचा 7 होते हैं,
देखिए आप बोलोगे कि त्वचा तो बाहर दिख रही है, एक ही लेयर है ये 7 प्रकार नहीं है यहाँ पे। त्वचा का हमेशा ये 7 बोल के देते हैं, लेकिन 7 प्रकार नहीं लेने हैं। 7 प्रकार की त्वचा नहीं होती है, 7 लेयर्स होते हैं त्वचा के। ओके ठीक है। तो कला 7 प्रकार के रहते हैं। अगर कला शरीर हुआ होगा आपका तो आपको पता होगा कला शरीर। कला मतलब मैं पढ़ाऊँगा, उसका भी डिटेल वाला वीडियो है अपने पास, वो मैं डाल दूँगा। आशय 7 होते हैं। आशय जैसे कि मूत्राशय हुआ, आमाशय हुआ, पक्वाशय हुआ। ओके ये भी कला के अंडर ही, मतलब कला के चैप्टर में ही लास्ट में है दिया हुआ। तो 7 धातु होते हैं। सीरा 700। ये जो यहाँ पर है ना, ये सारे चैप्टर्स के नाम आते हैं अभी। और चैप्टर्स में भी आपको ये सब याद करना है जो हमने कल परसों भी देखा था ना, कि कितने संधि होते हैं, कितने अस्थि होते हैं, ये सब आएगा यहाँ पे। देखिए पेशी में 500 पेशी रहते हैं। फिर स्नायु में यहाँ पर ना पेशी में अगर स्त्री का पेशी अगर दिया ना तो 520 लिखना, ठीक है। फिर स्नायु वो भी मैं बताने वाला हूँ बाद में, शायद पेशी शरीर में है वो। ओके स्नायु 900 रहते हैं, हमने देखे हैं। भूलना नहीं है भाई, भूलना नहीं है, इसलिए बोला कि नोट्स निकालो, चाहिए तो मांगो मुझसे, भूलना नहीं है। अस्थि 300 होते हैं। इसके किसके अकॉर्डिंग दिए है? सुश्रुत के अकॉर्डिंग दिए। मैं बोला ना सुश्रुत को इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। तो अगर 360 देते तो किसके अकॉर्डिंग होते? चरक के अकॉर्डिंग। ओके मॉडर्न वाला कोई संबंध नहीं है यहाँ पे, 206 नहीं देंगे। संधि 210 होते हैं। आपको मैं बोल रहा हूँ, आप रिवाइज करते रहिए, ये बहुत ज़्यादा भूलने वाला चैप्टर्स। मर्म 700 रहते हैं। ये तो अभी आया ही नहीं है। मर्म अगर आएगा ना हक्के बक्के हो जाओगे। मैं पूरा मतलब दिखाऊंगा डेमोन्स्ट्रेशन करके कि कौन सा मर्म कहाँ पर रहता है, और पूरा अच्छे से उसका इमेज वगैरह डाल दूंगा कि आपको पूरी तरीके से मतलब वो हजम हो। बहुत मस्त पढ़ाएंगे, ठीक है। धमनी 24 है। दोष 3 है। मल 3 है। अभी बहिर्मुख स्रोत के 2 प्रकार है। बहिर्मुखी स्रोत जो रहते हैं वो 9 रहते हैं, और योगवाही या फिर अंतर्वाही स्रोत जो रहते हैं वो 22 रहते हैं। ओके ये बात याद रखना, पक्की बात। ओके कंडरा 16 रहते हैं। अभी परिभाषा शरीर शुरू हो गया। कंडरा 16 रहते हैं। जाल 16 रहते हैं। कूर्च 6 रहते हैं। रज्जु ये आपको हर एक चीज़ में परिभाषा में सिखाऊंगा। रज्जु किसको कहते हैं, फिर कंडरा किसको कहते हैं। सेवनी यानी मैंने बताया था परसों के लेक्चर में भी, सेवनी यानी स्टिचेस यानी सूचर, तो 7 होते हैं वो। फिर संघात 14 होते हैं। सीमंत ये सारा बताऊंगा। संघात किसको कहते हैं, सीमंत किसको कहते हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। 14 ही दोनों हैं, ठीक है। योग आंत्र 2 है, 2 तरह के हैं, वही बृहद आंत्र और लघु आंत्र, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। फुफ्फुस वृक्क ये सब एक है। यकृत, प्लीहा, उंडुक, हृदय, आमाशय ये सब एक है। ओके तो यहाँ पर भी आप डिवाइड कर सकते हो 1 और 2 में। अभी आया हमारा सबसे मज़ेदार और जाना माना, बहुत ही फेमस, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अभी तो फिलहाल आना उतना नहीं चल रहा है इनका, लेकिन फिर भी आते रहते हैं क्वेश्चन। मृत शारीर संशोधन व संरक्षण, यहाँ पर मैंने श्लोक अच्छी तरीके से दिया है। और इस वीडियो के अंत में, इस वीडियो के एंडिंग में मैंने एक वीडियो दिया है। जब मैं बात कर रहा हूँ ना, उसके ऐसे साइड से आएगा शायद, देखना आप, तो वहाँ पर ना आपको इसका वीडियो मिलेगा। बहुत मस्त सिखाया है, हर एक वर्ड का मीनिंग मैंने यहाँ पर मतलब उसमें बताया है। फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत बताएंगे हम, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया है, ठीक है। देखिए तस्मात् समस्त गात्रम अविशोपहतम अदीर्घव्याधि पीड़ितम अवर्षशतिकम निसृष्टांतरपुरुषम पुरुषम आवहंत्यम आपगायम निबद्धम पंजरस्थम मुंजवल्गलकुशशन आदि नाम अन्यतमेन एष्टि है यहाँ पे, अन्यतमेन एव एष्टितांगम अप्रकाश देशे कोथयेत सम्यक प्रकुतितम च उद्धृत्य ततो देहम सप्तरात्र उशीर बाल वेणु बल्वज कूर्चा नाम अन्यतमेन शनैः अवघर्षयम त्वगादीन सर्वान् एव बाह्याभ्यंतरांग प्रत्यांग विशेषाण यथोक्तान लक्षाय चक्षुषा। ये वाला श्लोक आपको मैंने दिया है, आपने स्किप करके यहाँ पर आए होंगे अभी। देखो अरे वैसी बात नहीं है, मतलब क्या है ना, ये पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, और लर्न करो पूरा श्लोक।
आपको बाद में भी ये बहुत ज़्यादा लगने वाला है। और यहाँ पर भी चाहे वाइवा को भी आपके पूछ सकते हैं सर वगैरह आपके कॉलेज में। तो पता नहीं आपका कॉलेज कैसा है, मतलब हमारे में तो पूछा था। ओके, और करने के लिए सख्ती की थी, इसीलिए मुझे याद है ये। तो सुश्रुत शारीर स्थान का ये श्लोक है 5वें अध्याय का 49वां श्लोक। ओके, जैसे कि यहाँ पर अर्थ है तस्मात्, तस्मात् यानी यहाँ, अभी मतलब दे रहे हैं उसका मीनिंग। ठीक है, वीडियो बड़ा होता है, बाकी कुछ नहीं, आप अगर वहाँ से देखते तो अच्छी बात थी। समस्त गात्रम, समस्त गात्रम मतलब पूरे गात्रम, मतलब पूरे शरीर, या फिर गात्र मतलब अवयव। ठीक है, पूरे शरीर में, अवयव में। अविशोपहतम मतलब सब जगह पर, गात्र में। अविशोपहतम मतलब जो डेड बॉडी है हमारी, ये मृत शारीर संशोधन है ना, तो मृत शारीर मतलब डेड बॉडी, तो वो अविशोपहतम मतलब विष से पीड़ित होकर मरना नहीं चाहिए। जो जिस भी व्यक्ति का मृत शरीर का संशोधन करना है वो विष की वजह से मरा हुआ नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें विकृतियाँ आ सकती है। विष के गुण की वजह से बहुत ज़्यादा हलचल उस बॉडी में हो सकती है, इसलिए वो नहीं हमें मानना है। फिर है कि अविशोपहतम हो गया। दीर्घ व्याधि पीड़ितम, ऐसा कोई डिसीज की क्रोनिक कंडीशन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ना कि यार कैंसर हुआ था, या फिर किसी को एड्स होकर मरा है। ठीक है, ऐसे जो क्रोनिक डिसीज़ होते हैं बहुत से है, वैसे पैरालिसिस हो गया, तो इनको नहीं लेना है, क्योंकि इनसे ना हमें विकृति जानने के लिए मिलेगी। प्राकृत शरीर का पहले अभ्यास, मैं क्या बोला, प्रयोजन, शरीर प्रयोजन में क्या बताया था, पहले प्राकृत का अभ्यास करो, तभी जाकर विकृति हमें जिंदगी भर देखनी है। आगे जाकर डॉक्टर बनना है हमें अगर मतलब आप लोगों में से कोई सर्जन वगैरह बना, पोस्टमार्टम तो हमें नहीं है परमिशन, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए ये सब बातें। ठीक है, अदीर्घ व्याधि पीड़ित मतलब क्रोनिक डिसीज से नहीं मरा हुआ होना चाहिए। अवर्षशतिकम, अवर्षशतिकम मतलब शतक पूरा करके, यानी 100 के बाद जो इंसान मरा हो, वैसे इंसान की बॉडी, डेड बॉडी हमें नहीं लेनी है अभ्यास करने के लिए। ठीक है, फिर निसृष्टांतर पुरुषम, अभी वैसी बॉडी ली हमने, जो क्राइटेरिया में बैठ रही है वैसी बॉडी ली मान लो हमें, तो उसको पहले क्या करना है, निसृष्टांतर पुरुषम मतलब जो आंत्र है हमारा, निसृष्टांत्र, तो उसका जो पुरुष मतलब अभी जैसे कि हमने अगर आंत्र खोला, आंत्र यानी इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन अगर खोला, कहाँ से खोलेंगे, रेक्टम से वगैरह जब खोलेंगे तब निसृष्टांतर पुरुषम, उनको साफ करना है पूरी तरीके से। निसृष्ट आंतर पुरुषम, निह करना है उसको, निह मतलब निकाल देना है। पुरुषम आवहंत्यम अपगायम, आवहंत्यम अपगायम मतलब उस बॉडी को हमें ऐसी जगह रखना है, बोल सकते हैं ना कि बहते पानी में वो बॉडी रखनी है, क्योंकि वो बॉडी साफ रहे और कुछ थोड़ा सा उसको मतलब सड़ने के लिए रखना है, ऐसा इनका कहना है। निबद्धम पंजरस्थम, अभी बांधना है और पिंजरा तैयार करके कौन से किससे बांधना है ये भी दिया है। पंजरस्थम मतलब मुंज, वल्कल, कुश, शण आदि नाम अन्यतमेन। वेष्टितांगम अभी ये सब इनसे बांध दिया, ये मुंज, वल्कल, कुश, शण आदि है ना, ये सब हमारे पेड़ पौधों के नाम है। ठीक है, वैसे पेड़ों के जो लताएं रहती है उनसे हमें बांधने के लिए आसानी होगी, और वो जो मतलब उनमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होंगे और वो प्रिजर्वेटिव इफेक्ट्स दिखाते होंगे, इसलिए उनसे बांधना है। फिर पंजरस्थम मुंजवल्कल कुशशण आदि नाम अन्यतमेन वेष्टितांगम। अप्रकाश देशे, अप्रकाश देशे मतलब जहाँ पर लाइट डायरेक्टली पेनिट्रेट ना करती हो। अगर लाइट या फिर सूर्य प्रकाश डायरेक्टली अगर जा रहा है, पानी में भी आपने रख दिया है, लेकिन डायरेक्टली अगर जा रहा है तो वहाँ पर अलगी ग्रोथ होगी, फिर अदर बैक्टीरियाज, वहाँ पर इकोसिस्टम तैयार होगी बेसिकली। ठीक है, इसीलिए वो अप्रकाश देश यानी अंधेरे की जगह पर रखना है। कोथयेत मतलब उसको सड़ने के लिए रख देना है। सम्यक प्रकुतितम च उद्धृत्य, अभी वैसे उसको ठीक से रखना है, मतलब ऐसे मान सकते हैं ना कि नदी बह रही है, बहते पानी में रखना है, नहीं तो सड़ जाएगा बहुत जल्दी। तो नदी बह रही है, हाँ, और उसका तट है, ये नदी यहाँ से बह रही है मान लो, उसका तट है, ये यहाँ से ऐसे सूरज जाता है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, नीचे की तरफ ऐसे थोड़ा सा ऐसे इधर का ऐसा पूरा साफ करके यहाँ पर ऐसी बॉडी रख देनी है। यहाँ से क्या होगा, बहते पानी में भी रह रहा है, बांध कर रखना है कि वो बह ना जाए, और बहते पानी में रह रहा है,
फिर उसको मतलब अप्रकाश से नहीं, अंधेरा भी पड़ रहा है, तो इस तरह से रखना है बॉडी को। फिर ततोदेहम सप्तरात्रात उशिर बाल वेणु बलवज कूर्चा नाम अन्यतमेन। अभी 7 रात्र के लिए, अभी ऐसा ना समझे बिल्कुल भी कि 7 दिन ऊपर निकाल के रखना है और 7 रात नीचे ढकेल के रखना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 7 रात, सप्तरात्र मतलब दोनों है, दिन और रात, ठीक है। अहोरात्र, सप्त अहोरात्र, ओके। फिर उशिर बाल वेणु बलवज कूर्चा नाम अन्यतमेन। ये जो पेड़ों के मतलब वृक्षों के नाम दिए हैं वनस्पतियों के, इसका कूर्चा बनाना है। कूर्चा यानी ब्रश, ठीक है, ब्रश लाइक, ठीक है। जानते हो ना आप, मतलब पहले वाले लोग बनाते थे ना दांत घिसने के लिए भी, उसको क्या करते थे ना, आगे वाला जो नीम का, मान लो नीम का रहता है ना, तो आगे वाला उसको पूरा ऐसा ये कर देते थे, ऐसे हो जाता था वो, मतलब कूर्चा की तरह। ये कूर्चा कहते हैं। कूर्चा यानी अपना जो पेंटिंग वाला ब्रश रहता है ना, सेम उसी की तरह होता है। तो ये ऐसा कूर्चा जैसा बन जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा नीम का डंठल ऐसे ठोक ठोक के, जब वो ब्रश की तरह बन जाए तब ऐसे ऐसे दातुन कर देते, ठीक है। ओके, रख दो इसको, समझा ना, देखिए, ओके, ठीक है, रख दिया। कूर्चा नाम अन्यतः मैंने शनै शनै, अभी शनै शनै मतलब धीरे धीरे हमें क्या करना है, शनै शनै अवघर्षयम। तो अगर आदिन मतलब धीरे धीरे, अवघर्षणम मतलब धीरे धीरे उसकी जो त्वक है वो हटानी है, धीरे धीरे मसल्स को कोई भी हानि ना हो, इस तरह से धीरे धीरे अवघर्षणम त्वगादीन, ठीक है। जो चीज़ नहीं चाहिए वो सब हटा देनी है, जो ऊपर का मल वगैरह रहता है वो सब। सर्वान एव बाह्याभ्यंतरांग प्रत्यंग विशेषान यथोक्तान लक्ष्य चक्षुषा। तो बाह्य और अभ्यंतर अंग प्रत्यंग का निरीक्षण अभी ठीक से और लक्ष्य पूर्वक, लक्ष्य देख के, पूरा लक्ष्य मान के उसको करना है। तो ये हुआ। अगर इतनी सारी प्रोसेस हमने की है तो ठीक से उसको देखना है, ऐसा यहाँ पर आया है। तो ये जो है श्लोक सुश्रुत शारीर स्थान 5वां अध्याय और 49वां श्लोक। अभी मृत शारीर संशोधन महत्व, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। यहाँ पर मैंने पूरा ही बता दिया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो चाहिए फिर भी तो आप एंड में देख सकते हैं। अगर नहीं कोई ज़रूरत तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा दिया है, देखने की भी ज़रूरत नहीं है। मृत शारीर संशोधन महत्व, मृत शारीर संशोधन महत्व, ये आया हुआ क्वेश्चन, आई थिंक मुझे ईयर तो याद नहीं है लेकिन आया हुआ है, ठीक है। तस्मान् निसंशयं ज्ञानम हर्त्राशल्यस्य वंचता शोधयित्वा मृतं सम्यक दृष्ट्वा व्यंग विनिश्चय। अभी यहाँ पर मृत शरीर संशोधन का महत्व दिया है कि क्यों करना चाहिए। अभी देखिए ना, तस्मात् निसंशयं ज्ञानम, अभी कोई को मुझ पर अगर किसी को भरोसा नहीं होगा तो वो बोलता है यार ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये विराज कह रहा है, विराज सर कह रहे हैं कि हमारा जो पेट होता है वो ऐसे ऐसे जे शेप का रहता है, मुझे तो नहीं है यकीन। संशय आया ना, संशय, तो इसी को दूर करने के लिए तस्मा निसंचयम ज्ञानम, ये वाला जो ज्ञान है, निसंचयम ज्ञानम मतलब डाउटफुल बिल्कुल भी नहीं रहना है, इसलिए निसंचयम ज्ञानम हर्त्रा शल्यस्य वंचता, खुद करके देखो, शल्यस्य वंचता शोधयित्वा मृतं सम्यक दृष्टा व्यंग विनिश्चय। तो मृतं सम्यक दृष्टा मतलब खुद देखिए, इसका बेसिकली मीनिंग यही है। अगर आपको विश्वास वगैरह नहीं है किसी पर, ऐसी कोई बात नहीं है कि यार ऐसे कैसे कर दिया कि मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मुझ पर विश्वास करना है ना, ये कहते हैं अगर आपको विश्वास नहीं है निसंचयम ज्ञानम के लिए, या फिर आपका जो आपके अंदर जो भी डाउट आया है उसको सॉल्व करने के लिए आप जाओ, खुद करो ऐसे। फिर प्रत्यक्ष तो ही यद दृष्टम शास्त्र दृष्टम च यद भवेत समासतस्तदुभयम भूयो ज्ञान विवर्धनम। जैसे कि प्रत्यक्ष तो ही यद दृष्टम शास्त्र दृष्टम च यद भवेत, मतलब क्या है कि शास्त्र तो आपने पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी अगर प्रत्यक्ष ज्ञान अपने आपको मतलब आप अगर करते हैं तो वो और ज़्यादा आपको बुद्धि में, आपको स्मृति में रहेगा, ज़्यादा आप अच्छे से, आपका ज्ञान और भी बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर XYZ लड़का है हमारा, उन्होंने मसल का पढ़ लिया, मसल का पूरा पढ़ लिया, लेकिन अगर मैं उसके सामने मसल रखूँगा कोई भी, अगर उसने सब पढ़ा है
कैसे फैसिया होता है, कैसे कैसे उसका एंडोथेलियम क्या क्या कहते हैं ना, वो सारा उसने पढ़ लिया है। हाँ, एक्टिन मायोसिन वगैरह क्या 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 क्या। तो उसमें उसको और मतलब कैसे वो दिखता है, वो मतलब सूक्ष्मदर्शक यंत्र की सहायता से वो कैसे कैसे होता है। तो ये मतलब इमेजिनेशन और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, या फिर उसका जो धुति है, मेमोरी है, मेमोरी नहीं कह सकते, अनुभव है, उसको बढ़ाने के लिए वो खुद जाके देखे, खुद करे, मृत शरीर संशोधन करे। तो यहाँ पर यही कहा है कि ज्ञान विवर्धन होता है इसीलिए। न शक्यश्चक्षुषा दृष्टम देहे सूक्ष्मतमो विभु दृश्यते ज्ञान तपश्च क्षुभिरेव च। तो पूरा का मीनिंग यही है कि आपको मृत शरीर संशोधन का महत्व, यानी कैसे वो होता है, आपके अंदर की क्यूरियोसिटी भी पूरी करने के लिए आपको देखना चाहिए, आपके अंदर का ज्ञान बढ़ाने के लिए वो आपको देखना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा है। अभी नेक्स्ट अपना नहीं है, यहाँ पर अपना शारीरोपक्रमणीय शारीर ये समाप्त होता है। आगे नेक्स्ट चैप्टर हम परिभाषा का लेंगे, ठीक है। किसी को अगर इस चैप्टर में या फिर किसी भी और चैप्टर में अगर दिक्कत है, संहिता का भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो मुझे वहाँ पर आता है सजेशन कि यार ये पढ़ाओ, ये बच्चे सर्च कर रहे हैं, मुझे आता है, यूट्यूब बोलता है मुझे। तो उस तरह से आप ना मुझे कमेंट करेंगे ना, तो मुझे डायरेक्टली पता चलेगा और जल्दी पता चलेगा। यूट्यूब तो चलो महीने बाद बताता है, तो जल्दी पता चलेगा कि कौन से चैप्टर पर हमें वीडियो जो है शूट करना है, ठीक है। तो एक एक हम वो भी देंगे। उसका तो पूरा संहिता का मेरा एक है कि हर एक श्लोक का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सिंपल 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 सिंपल। और जितने भी क्वेश्चंस वगैरह है वो तो मैं बताता हूँ, मतलब ऐसे ही चलते चलते बताते रहता हूँ। तो किस चैप्टर में कितना इंपॉर्टेंस है, उसी से सब शुरुआत होती है हमारी, ठीक है। ओके, अगर कुछ डाउट हो तो बेझिझक होकर कमेंट कीजिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो भी बोल देना, और कौन सा नेक्स्ट चैप्टर लेना है। अगर परिभाषा के अलावा अगर आपको कुछ और चाहिए वो भी बताना, ठीक है। और किसी बात की अगर ट्रिक वगैरह चाहिए वो भी बताना, ठीक है। राधे राधे।